गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग फिर आ गए हैं एसिड बेस सॉल्ट क्लास 10 का टॉपिक एक्सप्लेनेशन लेकर। और आप लोगों ने टॉपिक नंबर 2 में देखा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। तो आज अब हम लोग एसिड बेस सॉल्ट क्लास 10 का टॉपिक एक्सप्लेनेशन में जो आज का होगा टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। तो चलिए स्टार्ट कर दिया जाए। और आज का हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। ठीक, पहला हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या देखना है कि किसी भी मेटल्स के साथ यदि बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। तो मेटल्स में मान लो आपको सबसे पहले जिंक दे दिया गया, बेस में आपको दे दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपको ये पता है, हम बताए भी हैं आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो किस तरह का बेस है? एल्कली बेस है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस तरह का बेस होता है? एल्कलाइन बेस होता है। आप यहां पर इंफॉर्मेशन चाहें तो ले सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम 1 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 मतलब 281, जिसके लास्ट में 1 होता है उसको बोलते हैं एल्कली बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, लास्ट में 2 है, तो इस तरह के बेस को हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन बेस। ये एकदम दिमाग में आप क्लियर रखिए। जिस मेटल के लास्ट में 1 होगा एल्कली बेस, सॉल्युबल इन वाटर। जिस मेटल के लास्ट में 2 होगा एल्कलाइन बेस, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, क्लियर। यहां पर देखिए IN आ गया, इसका मतलब ये इनसॉल्युबल, और एल्कली बेस सॉल्युबल इन वाटर होता है। अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है? यहां पर दिया हुआ है जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन लिखना है। ठीक है, ये है मेटल। तो जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला वैलेंसी मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? Zn सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस सोडियम जिंकेट एंड प्लस हाइड्रोजन। सही कहा, सोडियम प्लस एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। ये क्या है? बेस है। किस तरह का बेस? एल्कली बेस, पानी में घुलने वाला। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये क्या है? गैस। और ये क्या हो गया? मेटल। इसका मतलब क्या है कि यदि मेटल को बेस से रिएक्ट किया जाता है तो कंपाउंड्स क्या बनता है? ये क्या है? मेटेलिक सॉल्ट है, मेटेलिक सॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। क्लियर। तो यहां ध्यान रखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल में मेटल को यदि बेस से रिएक्ट किया जाए तो मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, बाहर निकलेगा। मेटल में मान लीजिए जिंक ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली बेस, तो क्या बना कंपाउंड? सोडियम जिंकेट। इसको क्या हम लोग कहते हैं? सोडियम जिंकेट। क्लियर है। सोडियम जिंकेट एक मेटेलिक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसको नोट करेंगे आप। और इसके जस्ट और एक टाइप का रिएक्शन इसी में देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक और रिएक्शन इसी में देख लें। चलिए अब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये मेटल हो गया और ये हो गया बेस। किस तरह का बेस? एल्कली बेस था। तो हम लोग यहां पर क्या किए? मेटल के साथ बेस मिला, एल्कली बेस। तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? अभी बताए थे मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक, अब यहां पर जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का क्या नाम होगा? जल्दी बताइए। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका क्या फॉर्मूला होगा? NaAlO2। ठीक है, NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। तो ये कंपाउंड बन गया मेटल प्लस बेस इज इक्वल टू मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसका नाम होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। मेटल नहीं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये एक मेटेलिक सॉल्ट है। इसको नोट करिए, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पर आप हम लोगों ने देखा कि किसी भी मेटल के साथ बेस को यदि रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, जिसमें 2 एग्जांपल आपको कहा गया है, CBSE में NCERT में दिया हुआ है। जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और मेटल में एल्युमिनियम को यदि लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे
तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको नोट करेंगे जल्दी से। ये रिएक्शन हो गया। अच्छा, इस रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये लर्न करना है कि कभी कभी देखो एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस रिएक्शन में कुछ बुक्स में ऐसे रिएक्शन दिया है, लेकिन आप एनसीईआरटी को यदि फॉलो करेंगे तो एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर का है। इसका रीजन क्या है कि एल्युमिनियम बहुत ज्यादा हाई टेंसाइल एलिमेंट है। हाई टेंसाइल का मतलब क्या होता है कि इसका जल्दी ये टूटता नहीं है, बहुत जल्दी ये टूटेगा नहीं लेकिन मुड़ जाएगा, ठीक है। हाई टेंसाइल एलिमेंट है, इसलिए एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसको वाटर के साथ हम लोग कंबाइन करके दिखाते हैं, ठीक है। वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, ये एनसीईआरटी में है। अब यहां पर जो कंपाउंड्स बनेगा सेम होगा, ये होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, ठीक है। इसका यही सेम चीज है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो याद रखेंगे कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी रिएक्शंस दिए रहेंगे कुछ, लेकिन एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द रिएक्शन इज गिवन एज दिस। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई टेंसाइल एलिमेंट है। तो एल्युमिनियम क्योंकि रिएक्ट कर जाता है वाटर से और थोड़ा सा इजिली रिएक्ट करने के लिए रेडी रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए और कुछ बुक्स में ऐसे भी रिएक्शंस दिए रहते हैं, तो इसको नोट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले, इसको जल्दी से नोट करिए, हो गया है, चलिए वेरी गुड। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट में रिएक्शन ऑफ बेस with non-metallic oxide, with non-metallic oxide, reaction of base with non-metallic oxide के साथ रिएक्शन। तो जैसे कि नॉन-मेटेलिक ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन-मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेस ले लो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर रिएक्शन लिख लो। अब इसका क्या प्रोडक्ट होगा जल्दी से बताओ। तो ये हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, प्लस इसके साथ हो गया ये बेस। कौन सा, किस टाइप का बेस है ये? अल्कालाइन बेस हो गया, क्योंकि यहाँ कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20, 2882, वैलेंसी 2, मतलब अल्कालाइन बेस जो इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इन दोनों का यदि रिएक्शन करेंगे तो यहाँ कंपाउंड बनकर आएगा CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन गया। यहां पर भी ये क्या बनेगा, मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर, मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन नहीं, मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर हो गया ये, ठीक है। तो यहां पर क्या कंपाउंड आया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस में अल्कलाइन है तो मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह का रिएक्शन यदि आपको दे दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मान लो अब बेस हो जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब मान लो बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर ये बेस जो होगा ये किस तरह का बेस है, ये अल्कली बेस है। तो यहां पर जो कंपाउंड बनकर आएगा, क्या बनकर आएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट, नोट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। और ये भी एक तरह से क्या है, मेटेलिक सॉल्ट है। तो इससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि किसी भी बेस के साथ मतलब आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, यहां चलो लिख भी दे रहे हैं हम, आप यदि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे बेस का, तो कंपाउंड जो बनकर आएगा वो आएगा मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। ध्यान रखेंगे, मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर, मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये कंपाउंड, ये रिएक्शन आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस इज इक्वल टू मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। समझिए क्या बोल रहे हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस इज इक्वल टू मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग चाहें तो ये भी बोल सकते थे एसिडिक ऑक्साइड, और एसिडिक ऑक्साइड का हम आप लोगों को दूसरा नाम भी बताए थे, एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड। और एसिड का दूसरा नाम होता है
एनहाइड्राइड, TRET, ठीक है, इसमें D और इसमें T, तो इसको नोट करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक, तो केमिकल रिएक्ट प्रॉपर्टीज में क्या पढ़े हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में पहला प्रॉपर्टीज पढ़े रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, जिसमें ये बना, ठीक, जिसमें जिंक और एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन देखें। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको जल्दी से नोट करिए और उसके आगे देखिए। हो गया, ये सभी बच्चों का हो गया? चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए सभी बच्चे नोट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग को देखना है, देखिए अब क्या देखना है आप लोगों को। इसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ना है, हैशटैग करके लिखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस। अभी तक हम लोग एसिड और बेस का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि एसिड क्या है, बेस क्या है और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और रिएक्शंस कैसे होता है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू हो गया सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, क्या बोले? द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यदि कभी कभी ये क्या होता है कि टाइप पूछ लेता है कि न्यूट्रलाइजेशन किस टाइप का रिएक्शन है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट reaction. Neutralization reaction is a type of reaction in which we shows the property of double displacement reaction, ठीक है। अब इसके बीच में कुछ रिएक्शंस आप लोग लिख लो, जैसे कि मान लो आपको रिएक्शन में हम बता दे रहे हैं, एसिड में मान लो H2SO4, बेस में मान लो दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या प्रोडक्ट बनेगा? मान लो दूसरा एसिड आपको दे दिया गया HCl, दूसरा मान लो बेस दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर प्रोडक्ट्स क्या बनेगा जल्दी से देख लो, बहुत जल्दी से देखना है सभी बच्चों को। और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू, देखो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट वाटर, और रिएक्शन को कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन होता है इसका टाइप। इस रिएक्शन में पीएच वैल्यू पूछेगा तो पीएच वैल्यू होगा 7। क्यों होगा 7? बिकॉज वाटर इज फॉर्म्ड, बिकॉज वाटर इज फॉर्म्ड, और वाटर इज फॉर्म्ड इसलिए इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। पीएच वैल्यू क्या होता है अभी आपको आगे डिस्कशन किया जाएगा। अच्छा, वाटर कैसा है? तो वाटर जो है वो क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब क्या होगा? न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब क्या होगा? लिखना है, यहां लिख लेते हैं, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, इसलिए ये लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं शो करता है वाटर। अब बात ये होगा कि ये एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड और ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के बीच का रिएक्शन, इसका और इसका, दोनों बिचौले का एक साथ रिएक्शन, दोनों साइड का एक साथ रिएक्शन। क्या बोले? दोनों बिचौले का एक रिएक्शन और दोनों साइड वाले का एक रिएक्शन। सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 प्लस H2O। सोडियम का वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है। सल्फेट का वैलेंसी गलत है, सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी 2, क्रॉस इनटू करेंगे Na2SO4 आएगा, Na2SO4 हो गया। अब यहां आ जाइए कैल्शियम और क्लोरीन, कैल्शियम CaCl2, because calcium has the valency of 2, chlorine has the valency of 1, क्रॉस इनटू करेंगे CaCl2 आएगा, CaCl2 प्लस वाटर। इस तरह का और भी ढेर सारा रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। ये एसिड, ये बेस, ये है सॉल्ट और ये वाटर। ये क्या है? सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट? सोडियम सल्फेट। ये कैसा सॉल्ट? कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, सॉल्ट। जिसके लास्ट में SO4, NO3, PO4 और SO3, Cl, BrIF ये सारा आ गया, वो सब सॉल्ट। CO3 भी आ गया तो सॉल्ट, ठीक है, नोट हो गया। चलिए इसी तरह से और कुछ रिएक्शंस लिख लेते हैं एसिड का। H3PO4 प्लस मान लो आपको कह दिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए रिएक्शन जल्दी से बता दीजिए। तो हाँ, इसका रिएक्शन इसके साथ पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम वैलेंसी 1, फॉस्फेट का वैलेंसी होता है 3, क्रॉस इनटू करिए K3PO4 प्लस वाटर, K3PO4 प्लस वाटर। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज पोटेशियम फॉस्फेट, दिस इज कॉल्ड एज
and that is called as potassium phosphate, पोटेशियम फॉस्फेट प्लस वाटर। और एक इस तरह का रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं। देखो टाइम की कोई दिक्कत मत रखो, कोई भी वीडियो आप लोग देखो ना तो लंबे वीडियो को देखो जहां पर टॉप एक्सप्लेनेशन का मतलब एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन किया जाए। अभी हम देखो कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले एक केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का एक वीडियो अपलोड होगा हमारा, देखोगे 6 घंटे 40 मिनट का है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वीडियो है 4.5 घंटे का है। कार्बन कंपाउंड चैप्टर का वीडियो है 8.5 घंटे का है। उस वीडियो में देखो ऐसा तो है नहीं कि उसमें कहानी सुनाया गया है ना, कहानी सुनाया गया है चैप्टर से रिलेटेड। वो वीडियो देखने के बाद, जिस चैप्टर का आप वीडियो देख रहे हो ना, उस चैप्टर के आप 25 साल का भी क्वेश्चन निकाल के बना लोगे ना, और आने वाले 25 साल का भी क्वेश्चन बना लोगे तो उसमें से आपको आना ही आना है बोर्ड्स में। इसीलिए गिव योर 100% टू टेक द 100%। ठीक, चलिए हो गया। एक रिएक्शन और लिख लेते हैं। एक रिएक्शन H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। रिएक्शन करेंगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट मतलब Ca का वैलेंसी 2, सल्फेट का भी वैलेंसी 2, कट्टम कुट्टम हो गया CaSO4 प्लस वाटर। और इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या रिएक्शन कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड सॉल्ट, एसिड एंड बेस, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पीएच वैल्यू क्या होता है? 7। क्यों होता है? क्योंकि वाटर फॉर्म्ड होता है, और वाटर क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड, मतलब नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, मतलब वाटर में कोई भी चीज मतलब लिटमस पेपर पे चेंज नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वाटर में यदि हम लोग लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ना तो ब्लू रेड होगा ना तो रेड ब्लू होगा, वो जैसे कि तैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए और जल्दी से देखिए उसके आगे का प्रॉपर्टीज। चलिए हो गया। हमको थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग सही चल रहा है कि नहीं, आपको लोगों तक वीडियो अच्छे से पहुंचे या ना पहुंचे। ठीक है, अब इसके बाद एक हेडिंग हम लोगों को पढ़ना है, कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है ये आपको बताना है। ठीक, कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है एसिड एंड बेस में? तो ये लिखेंगे बोथ एसिड एंड बेस, बोथ एसिड एंड बेस conduct free electrons in the form of electric current when in aqueous solution। मतलब कि किसी भी एसिड और बेस, किसी भी एसिड और बेस को यदि तुम एक्वस सॉल्यूशन में लोगे, एक्वस सॉल्यूशन मतलब गीला पानी मिला हुआ, तो वो कहीं ना कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि आप एसिड या बेस में यदि मान लो उंगली डालोगे तो हल्का फुल्का कुछ होगा, लेकिन यदि उसमें मान लो गीला एसिड बेस है ना, तो वो आपको करंट प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। ठीक, तो ये एसिड और बेस, ये दोनों जो है एसिड एंड बेस, ये दोनों क्या है? एक्वस कंडीशन में, एक्वस स्टेट में, एक्वस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है। ठीक, अब यही चीज यदि मान लो आपको ड्राई स्टेट में हो, एक्वस के बजाय ये एसिड और बेस आपको ड्राई स्टेट में आ गया। ड्राई मतलब एकदम सूखा हो गया, ड्राई स्टेट, तो क्या होगा? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए बैटरी में कभी कभी क्या होता है, 4-6 महीने हम लोग को पानी डालना पड़ता है, क्योंकि बैटरी का जो एसिड है सूख जाता है। तो जब पानी डाल देते हैं तो फिर गीला हो जाता है, एक्वस हो जाता है, और उसके बाद वो फिर से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने लगता है। तो ये एसिड और बेस दोनों के साथ होता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन एसिड एंड बेस। इसको नोट करिए और जल्दी से आगे देखिए। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी का क्या नाम है, चलिए देखें। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस।
एसिड एंड बेस का डाइल्यूशन मतलब क्या होता है? एसिड और बेस का डाइल्यूशन, डाइल्यूशन वर्ड ओवर डाइल्यूशन मतलब होता क्या है? तो देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर। मतलब ये कह रहा है कि एसिड हो या बेस हो, एसिड हो या बेस हो, इसके साथ यदि आप वाटर को मिला देंगे ना तो ये प्रोसेस जो हो गया ये डाइल्यूशन हो गया। डाइल्यूशन मतलब क्या हुआ? डाइल्यूशन मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस रिड्यूसेस। एसिड और बेस का कंसंट्रेशन घट जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? अच्छे से डिटेल में समझो। देखो जैसे कि एसिड और बेस है, एसिड हो या बेस हो, एसिड हो या बेस हो, इसमें जैसे ही तुम वाटर मिलाओगे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन जो होगा वो कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। क्या होगा? रिड्यूस। कंसंट्रेशन रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि अब इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड का पावर जो होगा कम हो जाएगा। एसिड में क्या होगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें क्या होगा? इसमें होगा पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड, OH डिक्रीज, और इसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा डिक्रीज। ठीक है, तो एसिड का सारा पावर हाइड्रोजन से होता है, बेस का सारा पावर हाइड्रोक्साइड से होता है। तो एसिड क्या करता है? जैसे ही पानी मिलाएंगे उसमें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन घट जाएगा, जिसके कारण वो एसिड कंसंट्रेशन से डाइल्यूटेड हो जाएगा। और बेस का मतलब बेस में जब वाटर मिलाएंगे तो हाइड्रोक्साइड का पावर घट जाएगा, जिसका मतलब वो भी डाइल्यूटेड हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी एसिड और बेस में यदि आप वाटर मिला दोगे, कंसंट्रेशन घट गया, कंसंट्रेशन घटने का मतलब बिकम्स डाइल्यूटेड, और इसीलिए इसका नाम पड़ा डाइल्यूशन। प्रोसेस जो होगा, प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोसेस को कहेंगे डाइल्यूशन। क्लियर से लिख दें, चलो अच्छे से लिख देते हैं। प्रोसेस को कहेंगे डाइल्यूशन, और इफेक्ट जो होगा वो होगा डाइल्यूटेड। समझ गए? तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस का मतलब किसी भी एसिड और बेस में जब वाटर मिलाते हैं तो उसका क्या होता है? कंसंट्रेशन घट जाता है। कंसंट्रेशन घटने का मतलब है कि एसिड में हाइड्रोजन पावर ऑफ हाइड्रोजन घट जाएगा, बेस में पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड घट जाएगा। अब इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन घट गया। कंसंट्रेशन घटने का मतलब जो है वो लिक्विड क्या हो गया? डाइल्यूटेड हो गया। उसके ऊपर जो इफेक्ट आया डाइल्यूटेड हो गया, और उसका जो प्रोसेस हुआ डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द एसिड एंड बेस टू वाटर to reduce the concentration and becomes diluted, and the process is called as dilution. Clear है? तो डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन एसिड बेस का घटता है, जिसमें हाइड्रोजन का पावर घटेगा और उसमें हाइड्रोक्साइड का पावर घटेगा। ये आप नोट कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम आपको डाइल्यूशन का डेफिनेशन बोले हैं वो लिख भी लेंगे आप। चलिए, ये टॉपिक आपका हो गया। अब हम लोगों को एक टॉपिक देखना है यूजेस ऑफ एसिड। यूजेस ऑफ एसिड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है विनेगर। विनेगर इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड चाइनीज फूड आइटम्स, जैसे कि चाउमीन और मैगी। आपको पता है ना, चाउमीन चाइनीज फूड आइटम लिख दे क्या? चाउमीन एंड मैगी। चाउमीन और मैगी जो है बनाने में बिना विनेगर डाले होता नहीं है। एंड विनेगर का मतलब होता क्या है? एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH is called as acetic acid, and vinegar is used for the preparation of food items and preservation and Chinese food items बनाने का मतलब चाउमीन और मैगी। अच्छा, ये आप देखोगे जैसे लिखा है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड,
हल्दीराम का रसगुल्ला होता है, हल्दीराम का रसगुल्ला, तो रसगुल्ला वाले में जो भरा रहता है ना, वो रसगुल्ला 6 महीने तक नहीं खराब होता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेशन में एसिटिक एसिड डाला होता है। दूसरा एसिड में आप जैसे जान लो कि मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलो आपको बता देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो यूज्ड टू डाइजेस्ट द फूड, इज यूज्ड टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। जो खाना हम लोग खाते हैं ना, वो डाइजेस्ट करने के काम में आता है इन आवर स्टमक। कहां? इन आवर स्टमक। हम लोगों के स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका मेन काम होता है खाने को पचाने के काम में आता है, डाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होता है। कोल्ड ड्रिंक्स मतलब जिसको हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स कॉन्टेंट कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड का आपको फॉर्मूला पता है ना, CH। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। इसी तरह से बहुत सारा फॉर्मूला होता है। चलिए उसके बाद और पॉइंट्स देखा जाए, चलिए और एसिड्स का प्रॉपर्टीज देखते हैं। 4th नंबर होता है ऑक्सैलिक एसिड। किस काम में आता है बता सकता है कोई? ऑक्सैलिक एसिड is used to remove the rust and ink और रस्ट। जैसे हम लोगों के शर्ट में इंक का दाग लग गया, रस्ट का मतलब जंक का दाग लग गया, आचार का दाग लग गया, वो नहीं छूटता है। लिख दें रस्ट इंक एंड आचार। आचार, ये आचार होगा अगर लिख दिए ना, आचार दाग, ठीक है। आचार, इंक और रस्ट का दाग छुड़ाने के काम में आता है ऑक्सैलिक एसिड। चलिए हो गया। ऑक्सैलिक एसिड कहां होता है? टोमेटो में। और कोई एसिड का नाम बता सकते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कहां होता है? लेमन एंड ऑरेंज एंड आंवला में। एस्कॉर्बिक एसिड contained in आंवला एंड ऑरेंजेस। ऑरेंजेस जी, क्या हो रहा भाई? ORA। बड़े क्लासेस में पढ़ाते ना, छोटे क्लासेस का देखो आधा छूट जाता है, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन इन आंवला एंड ऑरेंजेस। और एक आप छोड़ लिख दें बोरिक एसिड इज यूज्ड इन, बोरिक एसिड भी चलो लिख देते हैं। और एक प्रॉपर्टीज लिख ही लो कि डाउट ना रहे। सर के सारे वीडियो में, डीजे क्लासेस के, धनंजय सर के वीडियो में, सब वीडियो लेंदी है, क्योंकि सर बहुत सारा डिटेल में पढ़ाने लगते हैं, ठीक है। तो चलो लिख लो बोरिक एसिड is used as an antiseptic powder। कहीं चोट लग जाता है तो बोरिक एसिड छिड़काव करके तब पट्टी लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे एसिड्स के आपके यूजेस हो गए। अच्छा, CH3COH। चलो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। किसको? विनेगर को। एसिटिक एसिड और कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, केमिकल नेम है एथेनोइक एसिड। चलिए नोट करेंगे। और यूजेस ऑफ एसिड भी हो गया आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हो गया। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हम लोगों को देखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए इसके बाद का टॉपिक देखिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आता है कि एसिड में हम लोग क्या करेंगे? वाटर डालेंगे कि वाटर में एसिड डालेंगे? चलो ये क्वेश्चन पूछता है विच इज गुड टू पोर एसिड के ऊपर वाटर डालना है कि वाटर के ऊपर एसिड डालना है? क्या करना होगा? कौन सा प्रोसेस सही है? विच इज गुड टू पोर या विच इज बेस्ट प्रोसेस?
एसिड पे आप वाटर डालोगे, मतलब जैसे एक गिलास एसिड है उसमें आप पानी डालोगे, कि एक गिलास पानी रखा है उसमें आप ऊपर से एसिड डालोगे, कौन सा प्रोसेस सही है? ये एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छा एक चीज बताओ कि एसिड और वाटर में खतरनाक कौन है? तो एसिड और वाटर में खतरनाक कौन है? जल्दी से बताओ, एसिड और वाटर में खतरनाक कौन है? जल्दी से सोच के बताओ। चलिए बताइए, विच इज गुड टू पोर, मतलब कौन सा ज्यादा इजी पड़ेगा, कौन सा ज्यादा बेस्ट होगा जिससे आपको नुकसान ना हो? एसिड में आप पानी डालोगे कि पानी में एसिड डालोगे? सोच के देखो। अच्छा ये तो सबको पता है कि बच्चे जो है खतरों के खिलाड़ी होते हैं, बच्चे खतरों के खिलाड़ी होते हैं, और खतरा कौन है? एसिड की वाटर। एसिड जो है वो डेंजर है, खतरा है, खतरा। और हम लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, ये तो सभी को पता है कि बच्चे बहुत खिलवाड़िया होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एसिड को किसी कंटेनर में या किसी बॉटल में लेना है, और पानी यहाँ पर यदि रखा है और तो इस पानी में धीरे धीरे हम लोगों को क्या करना है? एसिड को डाल देना है। पानी यहाँ पर रखा हुआ है और वाटर, इस वाटर में धीरे धीरे बॉटल से एसिड को डाल देंगे, ताकि हम लोगों को जो है छींटा भी नहीं पड़ेगा। और हल्का फुल्का यदि छींटा पड़ेगा भी तो वाटर का पड़ेगा, एसिड का नहीं पड़ेगा। तो इट इज बेटर, इट इज बेस्ट। अब यहां आ जाओ, यदि यहां पर मान लो आपको एसिड रखा है और आप क्या कर रहे हो कि वाटर को एसिड में डाल रहे हो। अब वाटर को तुम एसिड में डालोगे तो तुमको छींटा पड़ सकता है, बूंद आ सकता है, बबल्स आ सकता है। तो आपके ऊपर जो छींटा पड़ेगा वो एसिड का पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा। तो इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड, नॉट प्रिफर्ड। तो इस प्रोसेस से आप बचिए। और आपसे एग्जाम में यदि पूछ लेगा कि विच इज बेस्ट, एडिंग वाटर टू एसिड और एसिड टू वाटर, तो आप क्या लिखोगे? इट इज बेस्ट टू ऐड एसिड टू वाटर। एसिड टू वाटर, एसिड को लेके पानी में डालना आसान है, क्योंकि पानी का छींटा पड़ेगा तो हम लोग को ज्यादा कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन एसिड का छींटा यदि पड़ा पानी डालते समय, जैसे किसी चीज से पानी को डाल रहे हो एसिड में, तो एसिड का छींटा बाहर आ सकता है और उससे हम लोग को नुकसान हो सकता है। इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक, it is a highly exothermic reaction which causes severe burn। इससे हम लोगों को बर्न भी हो सकता है, इसलिए this process is not preferred, ये नहीं अच्छा है, और this process is preferred, ये अच्छा है। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि खतरों के खिलाड़ी हैं तो खतरा को डायरेक्ट हाथ में ले लीजिए, एसिड को बॉटल में लेके पानी में आराम से डाल दीजिए, ये सही है, ये रॉन्ग प्रोसेस है। क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और इसमें एक्सोथर्मिक होने के कारण क्या होता है? हीट प्रोड्यूस हो सकता है और हम लोग जल सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप।